हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग आज देखेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ठीक, सबसे पहले होता है कि इलास्टिसिटी होता क्या है। जब कभी भी प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, दिस इज कॉल्ड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। क्लियर? दोबारा देखो कि जब कभी भी प्राइस में चेंज आता है तो सप्लाई पर उसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उस चीज़ को हम इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई बोलते हैं। ठीक, इसको पढ़ते हैं। द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफ क्वांटिटी सप्लाइड ड्यू टू द चेंज इन डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई इज नोन एज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। ये मैंने आपको अभी बताया। तो ये क्वांटिटेटिव है, क्वांटिटी के हिसाब से देखा जाता है। इसके अंदर एक ही मेथड हम यूज़ करते हैं, परसेंटेज मेथड, जिसका कि जो फॉर्मूला है वो ये रहा। देखो, इसको ऐसे लिखा जाता है ES, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई को ES करके लिखा जाता है। स्मॉल s लिख देते हैं नॉर्मली। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस, ये इसका फॉर्मूला है। और एक दूसरा है डेल्टा Q अपॉन डेल्टा P इंटू P अपॉन Q। सही, इसके न्यूमेरिकल हम एक छोटा सा देख लेते हैं तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा। जैसे सपोज एट द प्राइस ऑफ ₹20 पर यूनिट अ फर्म सप्लाइज 100 यूनिट्स ऑफ अ कॉमोडिटी। मतलब अगर प्राइस 20 है तो 100 उसकी सप्लाई है। व्हेन द प्राइस राइजेस टू 30, मतलब 20 से 30 हो गई, तो फर्म इंक्रीजेस सप्लाई टू 150 यूनिट्स। और फर्म की सप्लाई उसने क्या कर दी, 150 यूनिट कर दी। आप इसका शेड्यूल ज़रूर बना लेंगे। मैंने आपको पीछे डिमांड वाले में भी बताया था कि आप इसको ना लिख लेंगे कि प्राइस 20-30 और इसका क्वांटिटी इस तरह से, तो आपको निकालने में ज़्यादा ईजी हो जाएगी। अब आप देखो, हमने ये फॉर्मूला लगाया जो मैंने बताया आपको, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। और फिर 150 माइनस 100, क्योंकि 150 हो गई ना, उसको हमने माइनस 100 कर दिया, और अपॉन 100 इंटू 100 50%, और इसका निकलकर इस तरह से आ गया। इसको आप करके देखोगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। अब हम आते हैं हमारी जो 5 डिग्रीज हैं इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की, वो कैसे कैसे है। जैसे पहली है यूनिट इलास्टिक सप्लाई। इफ परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऑफ द कॉमोडिटी, तो ES इक्वल टू 1। आप देखो, अगर प्राइस 10 से 15 होती है और सप्लाई भी 10 से 15 होती है तो क्या रहेगा, प्रोपोर्शन इसका ये रहेगा। देखो, आपको अगर क्वेश्चन आता है ना तो आप बताओगे कि यूनिट इलास्टिसिटी, और ये बनाकर ये बना देना आपके नंबर फुल। ठीक है, अगर मोर देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई है तो मतलब अगर if the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, तो in the ES greater than 1 and the result is known as more than ये जो आपका यूनिट है। तो अब आपका इसको देखो क्या होगा, अगर 10 से 15 हुई तो 10 100 से 200 हो जाएगा, मतलब ज़्यादा हो जाएगी इसकी ना, तो ES जो है वो लेस देन 1 हो जाएगा। ठीक, ऐसे ही लेस देन यूनिट इलास्टिक सप्लाई में क्या होगा, आपका अगर 10 to 20 है, 100 to 150 हुआ चेंज बस। तो इस तरह से इसका प्राइस इतना बढ़ रहा है, और ये तो ये ES इसका लेस देन 1 हो गया। पहले ग्रेटर देन 1 था, अब लेस देन 1 हो गया। और परफेक्ट इनइलास्टिक क्या होगा, ये देखो, इफ प्राइस चेंजेस एंड क्वांटिटी सप्लाइड रिमेन्स कांस्टेंट। अगर जो प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन जो सप्लाई यूनिट है वो कांस्टेंट है, मतलब प्राइस तो 10 से 20 हो गया, बढ़ गया, बट उसकी जो सप्लाई है वो उतनी की उतनी रही, तो जो हमारा इलास्टिसिटी है वो 0 रहेगा, है ना। तो ES इक्वल टू 0। तो ये देखो, क्वांटिटी तो उतनी की उतनी है लेकिन प्राइस बढ़ गई इसकी, तो ये इनइलास्टिक सप्लाई हो गया। क्लियर? अब नेक्स्ट, अब हमारा क्या है, परफेक्ट इलास्टिक। ये तो इनइलास्टिक था, ये इलास्टिक, कि जब प्राइस तो सेम है, आप प्राइस में तो कुछ चेंज नहीं आ रहा, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी सप्लाइड है वो 100 से 200 हो गई, तो देखो ये इन्फिनिट में चला गया, है ना। तो इस तरह का आप इसको शो करोगे कि ये प्राइस तो उतना ही है बट ये क्वांटिटी चेंज हो गया और ये यहाँ पे आ गया। क्लियर? अब आपका आता है ज्योमेट्रिक और पॉइंट मेथड ऑफ मेजरिंग प्राइस इलास्टिसिटी। तो इसके अंदर क्या है कि आप इसको इस तरह से दिखाएंगे कि प्राइस में इतना चेंज आया, क्वांटिटी में इतना, तो ये जो कर्व था हमारा ये यहाँ से शिफ्ट होकर इस पर हो गया। ठीक है, ये आपका हो गया ज्योमेट्रिक। अब इसके अंदर नेक्स्ट हम पढ़ेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई की। क्या क्या फैक्टर्स हैं, नेचर ऑफ कमोडिटी, जैसे कि एग्जाम्पल में ले तो पेरिशेबल गुड्स हैव इनइलास्टिक सप्लाई, क्योंकि भाई वो खराब हो सकते हैं, इस वजह से ये है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है वो राइज हो गई, है ना, तो विद इंक्रीज इन इनपुट, तो उसका क्या होगा, देयर इज लेस इंसेंटिव टू रेज द सप्लाई विद द इंक्रीज इन प्राइस। ठीक, टाइम पीरियड, एक गिवन टाइम पीरियड है आपका, उस हिसाब से भी ये इफेक्ट करेगा। टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, उसके हिसाब से भी ये आपका
मतलब जो है उस पर डिपेंड करेगा कि आपकी टेक्नोलॉजीज क्या हैं, आप किस तरह से यू आर यूजिंग इट, है ना, ये चीज़ है। अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज़, आपकी क्या रिसोर्सेज अवेलेबल हैं जिसके थ्रू आप वर्कआउट करने वाले हैं, या आपकी क्या फैसिलिटीज़ आपको मिल रही हैं, टोटली आपकी सप्लाई जो है वो उस पर भी डिपेंड करेगी। ठीक, टाइम हॉरिजन्स एंड सप्लाई कर्व is available, time period is which is available to the firm to adjust its supply and also plays an important role in the shapes of supply curve। कि जो टाइम आपको मिला हुआ है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे वो करेंगे, कभी शॉर्ट पीरियड मिला है, लॉन्ग पीरियड मिला है, या कैसा है, इस हिसाब से आपका वो रहेगा। ये चीज़ें इतनी मतलब आप देख लेना इसको एक बारी पढ़कर। बाकी हमारा जो इलास्टिसिटी का था ये कंप्लीट हो गया है, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं, और इसके साथ ही हमारा जो सप्लाई चैप्टर था वो फिनिश हो गया है। ओके, मैं इसके कुछ टर्म्स भी दूंगी आपको जो बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं, मैं इसका PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगी ताकि आप उसको नोट डाउन कर लें। इन टर्म्स का PDF आई एम टॉकिंग अबाउट, तो आपको थोड़ा सा याद रहेगा कि भाई किस किस तरह से मुझे वर्क, मतलब क्या एक बार पढ़ने से ही ना आपको ये टर्म्स याद हो जाएंगी कि हमने इसके अंदर क्या पढ़ा था, कि शिफ्ट इन सप्लाई कर क्या था। ये मैं इसकी PDF आपको प्रोवाइड करवाऊंगी, तो इसमें से लिखने की जरूरत नहीं है, ऊपर वाला ही जो वर्क है आप सिर्फ वही नोट डाउन करें। एंड अगेन आई एम रिमाइंडिंग यू कि आपको अपना कॉपी का काम कंप्लीट करना है, ये आपका हाफ ईयरली तक का आज हो गया है और आपको मेरे को चेक करवाना है, ठीक, बिकॉज आपकी नोटबुक के भी मार्क्स हैं। ओके, तो इसको हम यही बंद करते हैं और हम अपना स्टैट्स का भी कवर करना शुरू करेंगे, क्योंकि हमें हाफ ईयरली तक का सिलेबस वो भी ख़त्म करवाना है स्टैट्स में। तो इस वीडियो को हम यही एंड करते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।